प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के ऊपर आज का कार्यक्रम केंद्रित है। मेष राशि मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का संपूर्णतया परिणाम कैसा रहने वाला है। राशिफल ना विशेषतया कैसा है जो परिवर्तन वाला है, ये समझने की चीज होती है। मेरे राशिफल बहुत ज्यादा व्यूज तो नहीं है, पर एक चीज है जो मैंने बाकी के जो बनाते हैं लोग, उनसे मैंने एक चीज अलग चीज करने की कोशिश की है, या मैं कोशिश करता हूं कि ये ना बताऊं कि गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, विवाह होगा, संतान होगी, ये होगा, डिमडाम। मैं ये नहीं बताता। मैं ये बताता हूं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पे जो साधारण मनुष्य के प्रश्न होते हैं कि मुझे इस ग्रह का राशि परिवर्तन कैसा जाएगा, ये पूछते हैं लोग, ये दशा कैसी जाएगी। पर मुझे लगता है कि ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि कैसी जाएगी। प्रश्न ये होना चाहिए कि इसमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। बात है कि नहीं? जो होना है वो कोई भी दुनिया का ज्योतिषी आपको बता नहीं सकता है और उसको टाल नहीं सकता है। हम बुद्धिजीवी मनुष्य होने के कारण ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हाँ, हमें गुरु की दशा में ये तो नहीं करना है, शुक्र की दशा में हमें ये तो नहीं करना है, इस संपूर्ण राशि परिवर्तन में मुझे ये चीज नहीं करनी है। मैं वही बताने की कोशिश करता हूं और आप लोगों को शायद ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों को सुनना ये पसंद है कि बड़ा घर मिल जाएगा, बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, विवाह सुंदर पत्नी से हो जाएगा, खूब बढ़िया माला माल मालदार हो जाएंगे। बड़ी हंसी आती है, पर ऐसे ही राशिफल ज्यादा चलते हैं आजकल। तो राशिफल के नाम पे आ, लव राशिफल आने लगा है कि प्रेम, जो मतलब ऐसा लगता है जैसे ज्योतिष में कुछ और नहीं है, बस खाली ही बस वही है जो बताते हैं आप लोग, लव राशिफल वगैरह, पता नहीं क्या, भगवान जाने, भगवान जीवा भी खराब होती है। पर आपको सच्चे अर्थ में कहें तो ग्रहों के परिवर्तन से हमें सीखने की आवश्यकता होती है कि वो हमारे जीवन पे जैसा भी प्रभाव डालने वाले हैं, वो तो ब्रह्मा भी टिका नहीं सकते, हिला नहीं सकते, पर हम मनुष्य अपने कौन से ऐसे कृत्य से उनके कुछ प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। ये वस्तुतः राशिफल होना चाहिए। बाकी आप लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं और समझदार हैं, मैं तो नादान बालक, अनपढ़, गंवार, मूर्ख और जाहिल हूं। तो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। आइए, देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर के जो कार्यक्रम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसे आप सबसे पहले देखेंगे कैसे। अपने लग्न को एक जगह लिख लें और अपनी राशि को एक जगह लिख लें, और लग्न भी देखें और राशि भी देखें, और उसके बाद जो जो चीजें बदलनी है उसको टिक आउट करते रहें, और जो नहीं करनी है उसको कट पिट, मतलब उसे क्रॉस करते जाएं। देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को रात्रि में 10:36 पर होने वाला है, ऐसा मैंने निकाला है जो। उसके बाद ये 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से अतिचारी होकर के कर्क राशि में जाएंगे, और फिर वापस कर्क राशि से वक्री होकर के 4 दिसंबर 2025 को फिर से मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो ये संपूर्ण जो काल है, वैसे देवगुरु बृहस्पति एक राशि पे 13-14 महीने रहते हैं, है ना। तो इस बार जो इनका परिवर्तन हो रहा है वो 14 मई 2025 को हो रहा है, और ये लगभग 1 वर्ष रहेंगे, 1 वर्ष से ज्यादा 13 महीने। अतिचारी मंदगामी ग्रह की जो 8 प्रकार की गतियां होती हैं, उसमें वो कभी वक्र होता है, कभी अनुवक्र होता है, कभी तीव्र चलता है, कभी मंद चलता है। तो इस प्रकार की सभी गतियों को प्राप्त करता हुआ ग्रह अपने वापस आगे की गति को प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि के स्वामी होते हैं। धनु राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, जबकि मीन राशि उनकी गौण राशि होती है। ये बहुत ही समझदारी वाले ग्रह होते हैं, व्यक्ति को समझदार, धार्मिक, चिंतक, सामाजिक, राजनीतिज्ञ, व्यवहारिक, धार्मिक, मठाधीश और धर्माधिकारी बनाते हैं। ये वो ग्रह हैं जो जातक के जीवन को सभी प्रकार के सुखों को देने वाले होते हैं, पर इनका कई बार व्यक्ति के जीवन पे हस्तक्षेप दाम्पत्य में उतना नहीं होता, पर उस व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से वो प्रोग्रेस ज्यादा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति सुख के कारक होते हैं, और सुख वस्तुतः सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक ही होता है। सुख वस्तुतः भगवान के नामों में होता है। तो देवगुरु बृहस्पति वस्तुतः ऐसे ही ग्रह होते हैं जो अपने विशालकाय
शरीर से, अपने विशाल आकृति से जिस किसी भी भाव के स्वामी के साथ बैठ जाते हैं, उसके प्रभावों में गति धीमी कर देते हैं, क्योंकि इनकी गति मंद है। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति ये दोनों मंदगामी ग्रह कहे गए हैं। ये पंच तारा ग्रह कहे गए हैं। कौन कौन से ग्रह? चंद्रमा के बाद मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शनि। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह पंच तारा ग्रह हैं। सूर्य और चंद्रमा प्रकाशक ग्रह हैं और राहु और केतु छाया ग्रह हैं। तो प्रकाशक ग्रह जो होते हैं उनमें से जो गुरु और शनि हैं ये मंदगामी ग्रह होते हैं। इसी वजह से शास्त्रकार इनका संबंध जब कभी भी किसी ग्रह से या किसी भाव से हो जाता है तो उसके प्रभावों में विलंब के भाव देखने को मिलते हैं। मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा राशि परिवर्तन, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि अगर आपका ये है तो आपका लग्न भी मेष है या राशि भी मेष है, तो आपकी राशि से ये तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। और बहुत ध्यान से समझने की बात है, तो लग्न से तीसरे, राशि से तीसरे, इनकी दृष्टि आपके लाभ भाव पे है, आपके सप्तम भाव पे है और आपके भाग्य भाव पे है। बहुत ध्यान से समझें तो ये देवगुरु बृहस्पति आपको व्यापार में लाभ देने वाले हैं, आपके इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, दार्शनिक चिंतन करने वाले और चिंतन देने वाले, और धर्म भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी तो आपके छोटे बड़े भाई बहनों से मतभेद को शांत करने के साथ साथ आपके पूर्वजों के प्रति आपकी कृतज्ञता को बढ़ाएंगे। धर्म, ऊंची शिक्षा, ऊंचा पद, उच्च प्रमोशन, इसके अतिरिक्त अच्छे विश्वविद्यालयों में प्रमोशन हो जाए, डिग्री मिल जाए, एडमिशन हो जाए, पद की वृद्धि हो जाए, धर्म का सुख बढ़ जाए, ये सब चीजें होगा। अब मैंने तो ये बात कही कि ऐसे ये प्रभाव देंगे, पर आपको क्या करना नहीं चाहिए? तो मेष लग्न के जातकों को अपने छोटे भाई के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरीके से मतभेद नहीं करना चाहिए। अपने कम्युनिकेशन पे फोकस बना करके रखना चाहिए कि आप डिरेल तो नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली के जब लाभ भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी तो आप कहीं अति महत्वाकांक्षा से युक्त होकर के कोई पाप कर्म तो नहीं कर रहे। आपके लग्न से तीसरे भाव में इनकी जब दृष्टि जाएगी या लग्न से तीसरे भाव में जब ये गोचर करेंगे तो आपको धर्म, आध्यात्म, चिंतन, दाम्पत्य, विवाह, अतिरिक्त विवाह के अतिरिक्त संबंध, है ना, इन सभी चीजों से आपको अपने आप को सावधान करना होगा। महिला मित्रों से सावधान होना होगा, अपने कम्युनिकेशन को धार्मिक बनाना होगा, प्रबुद्ध बनाना होगा, अपनी वाणी को शांत करना होगा, जल्दबाजीपन में कोई निर्णय नहीं लेना होगा, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को व्यवहार कुशल बनाना होगा, है ना। किसी के सर के ऊपर आपके पैर तो नहीं है, किसी को आप दबा तो नहीं रहे हैं, आप अपने पद का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन में मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पे क्या हो सकता है? गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों को एक साथ एक टेबल पे लेके आकर के उनसे उनके मन की बात जान सकते हैं। अपने कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बेहतर करेंगे, अपने प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा बेहतर करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने प्रेजेंटेशन पूर्व में अच्छा बनाया है, जिस दिन इंटरव्यू होने वाला है उसी दिन आपका प्रेजेंटेशन है वो काम ही नहीं कर रहा है। तो बार बार उसको कंपाइल एरर जो बोलते हैं ना, कंपाइल करने से पहले उसको देख लें, चेक कर लें पहले ही कि जहां पे आपको जाना है वहां पे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। तो कहने का अर्थ है ये मेष राशि। उपाय मैंने बताया, गणेश जी की पूजा, उसके बाद तीर्थ यात्रा हो, दान हो, कंबल का दान हो, सूती वस्त्र का दान हो, है ना। इसके साथ साथ लालच बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, इसका ध्यान रखना होगा। तो ये मेष राशि मेष लग्न के लिए मैंने मिला करके परिणाम बताया है। अब बात करते हैं वृष राशि वृष लग्न। आपकी राशि से दूसरे घर में है और आपकी राशि के 6वें घर पे उनकी दृष्टि है। यहां से 5वां, ये 6वां। आप वृष राशि और वृष लग्न के हैं तो आपकी राशि से अष्टम घर पे उनकी दृष्टि है और आपकी राशि से 10वें स्थान पे उनकी दृष्टि है। मतलब करियर वाले भाव पे, आपके मृत्यु और आयु वाले भाव पे, और आपके कहां पे दृष्टि जा रही है? आपके रोग वाले भाव पे, मतलब नौकरी वाले भाव पे। तो वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए अपने पैतृक संपत्ति से अपनी दृष्टि हटानी नहीं चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उसकी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को अपने जीवन में अपनी नौकरी को लेकर के निश्चित रूप से सजग हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वृष राशि वृष लग्न के जातकों को जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके
रोग भाव पे जाएगी तो आपके साहस बल पराक्रम में सकारात्मक बलों की वृद्धि करने वाली भी होगी। वहीं वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए आपके दशम स्थान पे जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो आपके सामाजिक प्रभावों में कई बार थोड़े कमजोरीपन के प्रभावों को भी दिखाने वाली हो सकती है। ऐसी अवस्था में कि वृष राशि वृष लग्न के जातकों को सबसे ज्यादा अपनी वाणी पे संयम बरतना है, अपनी वाणी को कठोर नहीं करना है, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा करनी है, अपने नौकरी पे कोई प्रश्न चिन्ह न लगे उसका ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा एग्रेशन में नहीं रहना है। और इसके अतिरिक्त धर्म पूजा पाठ रिसर्च फोकस आपका कंसंट्रेशन ये गड़बड़ ना हो, इस पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है ना। करना क्या होगा, तो वृष राशि वृष लग्न के जातकों को सबसे ज्यादा जिस विषय पे ध्यान देना है उस विषय पे कि हमारा धन शुद्ध तरीके से हमारे पास है, हम जो धन कमा रहे हैं वो गलत तरह से ना कमाएं, हमारी वाणी किसी को ठेस ना पहुंचाए, है ना। हम कुटुंबजनों को कितना दे रहे हैं, हम उनके प्रति शत्रुता तो नहीं बरत रहे हैं, हम कहीं लालच के भाव में तो नहीं जा रहे हैं, हमारी महत्वाकांक्षा हमें धर्म से समझौता करने वाली तो नहीं बना रही है, हम गलत मार्ग पे गलत लोगों के संग तो नहीं जा रहे हैं। ये वृष राशि वृष लग्न के जातकों को चेक करना होगा। होगा क्या, तो वृष राशि के जातकों को धर्म का सुख, आध्यात्म का सुख, प्रमोशन का सुख, दाम्पत्य का सुख, विवाह का सुख, इन सभी चीजों से लाभ की प्राप्ति हो सकती है या इनका सुख प्राप्त हो सकता है। पूजा पाठ के बल पे देवी कवच का पाठ निरंतर वृष राशि वृष लग्न के जातकों को निरंतर करना चाहिए, प्रत्येक दिन देवी कवच का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो अपने मूल जन्म स्थान की, जहां आपका जन्म हुआ है वहां की मिट्टी की पूजा करनी चाहिए। अपने पूजा घर में एक कटोरी में लाल रंग के कपड़े में उस मिट्टी को ला करके रखिए और नित्य उसी का तिलक अपने मस्तक पे लगाइए। और साथ ही साथ इस पूरे वर्ष गुग्गुल, कपूर और लौंग अपने घर में जलाने की आवश्यकता है। यह बात मैंने वृष राशि वृष लग्न के लिए कहा है। अब बात करते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न। यह बहुत ही समझने वाली बात होगी कि आप ही की राशि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। यह बुध की राशि है और यह इनके शत्रु की राशि है। तो देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो मिथुन राशि के जातकों के पंचम भाव पे यानी कि दाम्पत्य प्रेम विवाह यश मान पद प्रतिष्ठा वाले भाव पे उनकी दृष्टि पड़ेगी। इसके साथ साथ मिथुन राशि के जातकों के दाम्पत्य वाले भाव पे भी या डेली रूटीन वाले भाव पे भी, व्यापार वाले भाव पे भी उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। और वहीं मिथुन राशि के ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए उनके भाग्य भाव पे भी उनका प्रभाव पड़ेगा, मतलब उनकी दृष्टि भाग्य भाव पे भी जाएगी। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में बैठेंगे तो मतलब मिथुन राशि के पंचम, मिथुन राशि के सप्तम भाव और मिथुन राशि के नवम भाव पर उनकी दृष्टि जाएगी। इसका अर्थ होगा कि सबसे ज्यादा हमें अपने पत्नी का सहयोग प्राप्त कैसे हो इस पे फोकस करना होगा। हम रिकॉग्निशन कैसे और बढ़िया प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने यश को, प्रतिष्ठा को, पद को, अपने प्रेम को, समाज में जो प्रेम हमें मिल रहा है उसमें हम कहीं बहुत ज्यादा कठोर तो नहीं हो रहे हैं, हम बहुत ज्यादा इच्छा बढ़ा करके और अपना प्रेम जितना देना चाहिए समाज को, जितना लोगों को देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, पर प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने कर्तव्यों का बोध नहीं हो रहा पर अधिकार का बोध है, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब मिथुन राशि के जातकों को इसका ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ मिथुन राशि के जातकों को तीर्थ करना चाहिए, पूजा पाठ, मंत्र जप, कुछ मांगलिक कृत्य में अगर अवसर मिल जाए तो जाना चाहिए। बेटियों की शादी में दान पुण्य करना हो, वस्त्र देना हो तो कर देना चाहिए, गाय की सेवा हो तो कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मिथुन राशि के जातकों को अपनी दिनचर्या पे फोकस बना करके रखना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को लिमिटेड लोगों से मैत्री करें और लेकिन संतुष्ट अच्छे लोगों से मैत्री करें, गलत लोगों से मैत्री ना करें। व्यापार पे फुल टाइम दें, जो भी आप काम करते हैं अपने कारोबार, क्योंकि यहां पे 9 नंबर की राशि बनी है। धर्म भाव के स्वामी या धर्म भाव को अगर देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो धर्म, दान, पूजा पाठ, दार्शनिकता, कम्युनिकेशन, माता पिता का सुख, इन लोगों के साथ संबंध, ये सब मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभदायक होने वाला है। व्यापार ठीक होगा, विवाह के संबंध बनेंगे, नए विवाह के अवसर आएंगे, संतान की प्राप्ति होगी, बड़े छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, आपकी दार्शनिकता बढ़ जाएगी,
आपका फोकस आपके व्यापार पे बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके मिथुन राशि के जातकों के लिए मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त मिथुन राशि के जातकों का व्यक्तित्व बढ़ करके सामने आएगा। जो आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, जो आप प्रमोशन की तैयारी कर रहे थे, जो आप नए कॉलेज में, नए यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी कर रहे थे, जो नए विदेश में जाने की तैयारी कर रहे थे, अपने व्यापार को और बड़ा बनाना चाहते थे, ये सब मिथुन राशि के जातकों के लिए होने का अवसर मिल रहा है। बस करना क्या है, नित्य प्रति प्रत्येक दिन मंदिर का दर्शन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन हो जाए, देवी मैया के मंदिर का दर्शन हो जाए, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन हो जाए, गणेश जी के मंदिर का दर्शन हो जाए, शिव जी के मंदिर का दर्शन हो जाए, ये नित्य होता रहे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन अपने घर में बाजार से जाकर के गुलाब के पुष्प की माला अपने घर में ठाकुर जी को अर्पित करें या देवी मैया को अर्पित करें। नीले कमल की माला या नीला कमल अगर मिल जाए तो भी अपने घर में ठाकुर जी को अर्पित करें, शालिग्राम भगवान को अर्पित करें। ये वर्ष भर पूरा करते रहना चाहिए। ये सब दैविक उपाय हैं। मैं आपको ऐसे वैदिकीय उपाय हैं, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए करना चाहिए। तो विवाह होगा, संतान की प्राप्ति होगी, नए लोगों से संपर्क बनेंगे, नई मैत्री होगी, प्रमोशन, पद की वृद्धि, प्रमोशन के साथ साथ पैसे की वृद्धि, भवन भूमि वाहन आदि के सुख में भी वृद्धि मिथुन राशि के जातकों के लिए हो सकती है। तो मिथुन राशि पे ही जब राशि पे गोचर बढ़ेगा तो यहां से कई बार व्यक्ति अपने पद का गलत इस्तेमाल भी करते हुए देखा जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको जो पद मिला है उस प्रतिष्ठा को आप कायम नहीं रख पाए या उसमें कुछ सेंध लग जाए, या अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने जो सगे संबंधी हैं उन लोगों पे व्यक्ति हावी होने लगता है, उनके ऊपर दबाव बनाने लगता है। तो ऐसा ना हो, इसकी कोशिश करनी होगी। कर्क राशि, कर्क राशि और कर्क लग्न है तो आपकी राशि से 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर है और यहां से बैठ करके वो आपकी कुंडली के, मतलब यहां पे आपकी राशि है तो यहां से बैठ करके वो आपके सुख भाव को देखेंगे, आपके चौथे सुख, और यहां से कहां देखेंगे, आपके जन्म कुंडली के छठवें यानी कि शत्रुत भाव पे या फिर रोग भाव पे या नौकरी भाव पे। और कर्क राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से 12वें घर में गोचर होकर के वो आपके 8वें भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। फल क्या होगा, तो क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले कर्क राशि के जातकों को जितना ज्यादा हो सके अपने सुख पे, अपने घर का जो सामरिक माहौल है उसको गड़बड़ नहीं करना है। किसी दूसरे व्यक्ति के कारण कोई दूसरा अतिथि आए या कोई घर का रिश्तेदार बाहर का है, वो आपके घर में आकर के आपके घर के माहौल को बिगाड़े नहीं, इसकी कोशिश करनी होगी कि उसको कैसे ठीक रखा जाए। इसके साथ साथ आपके परिवार वाले कहीं दूसरों की बातों में आकर के आपके ही खिलाफ कहीं खड़े ना हो जाएं, इसका भी सावधानी रखना होगा, है ना, इसकी भी। उसके साथ साथ ये कर्क राशि के जातकों के लिए उनकी दृष्टि आपके जो है वो छठवें भाव पे जा रही है। इस हिसाब से नौकरी में, प्रमोशन में, संघर्ष में, समझने की शक्ति में, दुश्मनों के खिलाफ षड्यंत्र में, जो आपके खिलाफ राजनीति हो रही है, इन सभी चीजों से अपने आप को बचा करके रखना है, या ये कह सकते हैं कि यहां से आपको बल मिल जाएगा। मतलब उनकी कोई भी चाल जो आपके खिलाफ होगी, कर्क राशि के जातकों की सुरक्षा देवगुरु बृहस्पति करते रहेंगे। नौकरी में प्रमोशन, पद की वृद्धि, चीजों को समझने में बल मिले, जो स्थिति बन रही है उसको कैसे समझा जाए, इसमें आपका फोकस बढ़ जाए। तो ये जो चीजें होंगी वो कर्क राशि के जातकों के लिए प्रतियोगिता को समझने में, पेपर को समझने में, धरातल पे बात करें तो जो पेपर सेट कर रहा है उसकी मानसिकता, जो इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू जो ले रहा है उसकी मानसिकता, पूर्वानुमान, पूर्वाभास, भविष्य को समझने की शक्ति, ये जो सारी चीजें हैं वो, और ऑब्स्टेकल को समझने की शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो ये किसका बढ़ेगा, ये कर्क राशि का बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त क्या परिणाम होंगे, तो ये ग्रह जो हैं वो आपके अष्टम भाव पे भी इनकी दृष्टि जा रही है। और जन्म कुंडली में कर्क राशि के जातकों के लिए जब कुंभ राशि पे आपके देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके सोचने समझने की क्षमता, आपके व्यवहार, आपकी कृतज्ञता, आपका पद और आपके पद के प्रति जो गंभीरता है, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, उनके प्रति जो सम्मान का भाव है, ये सब चीजें आपकी बढ़ जाएंगी। या ये कह सकते हैं कि इनके समझने के तरीके बदल जाएंगे। अब इसमें एक उच्च दार्शनिकता आ जाएगी, है ना। इसके अतिरिक्त अगर बेसिक तौर पे कहें तो कर्क राशि के जातकों के लिए विवाह का सुख सामान्यतया कमजोर हो जाएगा।
मतभेद कई बार बढ़ जाएंगे, लेकिन व्यय बहुत संतुलित हो जाएगा। अब आपका व्यय गड़बड़ नहीं होगा। यात्रा सामान्यतया ठीक ठाक हो सकती है। विदेश आने जाने का काम लगभग हो सकता है। निवेश करने से पहले थोड़ी विचार करने की आवश्यकता होगी, है ना। इसके अतिरिक्त आपके बड़े छोटे भाई बहन, इन लोगों से मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। आपके निवेश के पहले आपने कितनी उसकी ट्रेनिंग ली है और कितना उस विषय को समझा है, इस विषय पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तो ये मैंने कर्क राशि के बारे में बात की है। क्या कर सकते हैं? शिव जी को जलधारा प्रिय है, तो प्रत्येक दिन नियम से किसी मंदिर में जाकर के शिव जी को जलधारा अर्पित करिए, मतलब जल अर्पित करिए। इसके साथ साथ सफेद चंदन शिव जी को और भगवान नारायण को अर्पित करिए और वो स्वयं भी लगाइए। केशर मिला हुआ जल शिव जी को अर्पित करिए और अगर हो सके तो भगवान की कपूर से आरती कर दिया करिए। अगर हो सके तो प्रत्येक दिन किसी शिव मंदिर में जाकर के घी का दीपक भी जला दिया करिए। पाठ अगर कुछ करना चाहते हैं तो पंचाक्षरी मंत्र का हमेशा सदैव ही यही पाठ करके, इसी का उच्चारण करके शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश करिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ठीक है। बाकी अगर हो सके तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पेट में कफ की स्थितियां, पेट में वात की स्थितियां और कफ क्षेत्र में, जो हृदय का क्षेत्र है वहां पे कफ, ये दोनों चीजें बढ़े घटे नहीं, इसका नियंत्रण करना होगा। शीत चीजों से, ठंडी चीजों से बचने की आवश्यकता होगी। वायरल इन्फेक्शन ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। ये मैंने कर्क के लिए बताया है। सिंह राशि के लिए बात करते हैं। आपकी राशि से एकादशवें घर में गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि के पराक्रम को, आपकी राशि के पंचम को और आपकी राशि के सप्तम भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है। इसका अर्थ होगा कि सिंह राशि के जातकों का लाभ बढ़ेगा, दांपत्य बढ़ेगा, विवाह सूत्र बनेंगे, संतान की प्राप्ति, छोटे बड़े भाई बहनों से सामान्यतः मतभेद समाप्त हो जाएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए जीवन में प्रकट करने की स्थिति बढ़ जाएगी, व्यक्ति की लालसा बढ़ जाएगी, उत्कंठा बढ़ जाएगी, महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी और उसकी पूर्ति भी होगी। इसके साथ साथ सिंह राशि के जातकों के लिए अगर देखें तो नौकरी, प्रमोशन, संतान, विवाह, प्रेम संबंध, इन सभी चीजों में व्यक्ति को लाभ होगा। साथ ही साथ मैत्री बनेगी, माता पिता से अर्जित की हुई संपत्ति का लाभ इकट्ठा कर लेंगे। इतना ही नहीं, व्यक्ति अगर कोई कारोबार करता है, हॉस्पिटल में काम करता है, शेयर बाजार में करता है, होटल में करता है, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए भी ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए सुखद होगा। लेकिन कब वो थोड़े बहुत गड़बड़ होंगे? जब वो मिथुन राशि से उठ करके कर्क में आएंगे ना, तो जितने दिन तक ये, मतलब अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक जो ये समय रहेगा, ये सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ा कष्टपूर्ण हो सकता है। यानी कि उस समय हमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन आदित्य हृदय का पाठ और प्रत्येक दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, ये दोनों प्रत्येक दिन निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर हो सके तो सिंह राशि के जातक हैं, अपने पराक्रम, अपने दांपत्य, अपने विवाह, अपने प्रेम, अपनी दिनचर्या, अपने पड़ोसी, इन लोगों से अपने संबंधों को फिर से पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि। आपकी राशि से दशम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है और यहां से बैठ करके आपके धन भाव पे उनकी दृष्टि है, यहां से बैठ करके आपके सुख भाव पे उनकी दृष्टि है और यहां से बैठ करके आपके रोग भाव पे उनकी दृष्टि है, मतलब आपके छठवें भाव पे उनकी दृष्टि है। तो होगा क्या? तो आपकी राशि से ये दशम स्थान में है। इसका अर्थ होगा कि सबसे पहले तो ये आपके पैतृक संपत्ति वाले भाव को मजबूत करेंगे, है ना। इसके साथ साथ अगर आपकी राशि से ये दशम स्थान में गोचर कर रहे हैं तो आपके सुख में वृद्धि करेंगे, चल अचल संपत्ति में वृद्धि करेंगे। अगर रियल एस्टेट का काम करते हैं तो उसमें काम बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपके नौकरी में आने वाले मतभेद और व्यवधान को समाप्त करने की पूरी जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति पे हो जाएगी। मतलब ऐसा होगा। तो करना क्या नहीं चाहिए? तो सबसे पहले अपनी वाणी को कठोर नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने के कारण किसी को शत्रु न बना दीजिए। बहुत ज्यादा आलस्य न करें, बहुत ज्यादा एग्रेशन में न रहें, किसी पे दबाव में न जाएं, किसी को दबाव में न रखें, उसको स्वतंत्रता दें, दूसरों को स्पेस दें, जगह दें, लिबर्टी दें। ये कन्या राशि की बात है। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो अपने दिनचर्या पे फोकस करने की आवश्यकता है। बच्चों से प्रेम संबंधों में और भी ज्यादा ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती हैं, उनके संबंधों को और भी ज्यादा नए तरीके से उसे परिभाषित किया जा सकता है। कहने का अर्थ है इन सभी चीजों में हमें ध्यान रखना चाहिए। यहीं पे अगर कन्या राशि की बात करते हैं तो आपको अपनी इनिशियल थॉट पे कि कहीं वो बहुत ज्यादा स्वार्थी तो नहीं है, कहीं वो बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु तो नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, कहीं वो बहुत ज्यादा एग्रेशन में क्रोधित कठोर तो नहीं हो रहे हैं, इसका ध्यान रखना होगा।
तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के बारे में इतनी सारी चीजें। पूजा पाठ के तौर पे क्या कर सकते हैं, अगर कन्या राशि के हैं तो कम से कम आपको प्रत्येक दिन निश्चित रूप से सबसे पहले तो मंदिर दर्शन, सूर्य को अर्घ्य और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि के बाद तुला राशि पे। तो तुला राशि के बारे में, आपकी राशि से पंचम नवम के संबंध में देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं, आपकी राशि से 9 घर आगे जा रहे हैं और यहां से बैठ करके ये आपके पराक्रम को देख रहे हैं। ये आपके ही ऊपर इनकी दृष्टि है, तुला राशि पे इनकी दृष्टि है, तो आपकी राशि पे भी दृष्टि जा रही है, आपके पराक्रम पे भी इनकी दृष्टि जा रही है और आपके पंचम भाव पे भी इनकी दृष्टि जा रही है। इसका अर्थ होगा कि सबसे पहले आपका भाग्य बढ़ जाए, आपके भाग्य का लाभ बढ़ जाए, धर्म हो, विवाह हो, तीर्थ हो, दान हो, पुण्य हो, गुरु दीक्षा से युक्त हो जाए, गुरु का आश्रय प्रश्रय मिल जाए, धर्म करने का मन करे, तीर्थाटन हो जाए, खूब बढ़िया ऊंची शिक्षा मिल जाए, विदेश यात्रा हो जाए, मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होने लगे, विवाह संबंध आने लगे, संतान की प्राप्ति हो जाए, माता पिता का सुख बढ़ जाए, उच्च शिक्षा, उच्च पद, उच्च प्रमोशन, उच्च लाभ की प्राप्ति हो जाए। ये सब तुला राशि के जातकों के लिए होने वाला है। इसके साथ साथ किन विषयों का ध्यान करना है, आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है ना, कुंठा में जीना नहीं है, एकदम बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के साथ उतरिए जीवन को पूरा करने के लिए, यात्रा को सही दिशा में करने के लिए सदैव अपने आप को सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत बना करके रखें। कोई आपको हरा नहीं सकता, ऐसा मन में भाव रखें। तुला राशि के जातकों को नियमित दिनचर्या का पालन, सूर्य का नियमित दर्शन, सूर्य तीर्थ स्वरूप होते हैं, है ना, तो अगर हो सके तो दान पुण्य पूजा पाठ, स्वर्ण का दान हो जाए, चांदी का दान हो जाए, पीतल तांबा का दान हो जाए, तो ये सब भी तुला राशि के जातक कर सकते हैं। व्यापार ठीक है, दिनचर्या ठीक रखनी है, दिनचर्या के साथ साथ आपको अपना मन का भाव गंदा नहीं करना है, गलत नहीं करना है, उदासीन नहीं होना है। तीर्थ हो सके अपने पैसों पर लोगों को तीर्थ करा दिया, नई गाड़ी, नई भवन का सुख, नया वाहन, ये सब चीजों का, भूमि भवन वाहन का जो सुख होता है एक स्वरूप में अगर कह दे तो ये सारा तुला राशि के लिए टोटल तरीके से, विवाह नया, अगर विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होने का योग बन जाएगा, अब ढूंढना चाहिए। तो ये सब सारे तुला राशि के योग दिखाई दे रहे हैं। देवी कवच का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए, सूर्य को अर्घ नित्य प्रति देना चाहिए, नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए, शहद का दान करना चाहिए, चीनी का दान करना चाहिए, ऊनी कपड़ों का दान करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो तिल का दान करना चाहिए, धातुओं का दान करना चाहिए। ये सब तुला राशि के लिए हुआ। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न। आपकी राशि से अष्टम भाव में इनका गोचर है और यहां से बैठ करके ये आपके व्यय पे देख रहे हैं, 12वें भाव पे, आपकी राशि से 12वां है ना, और वृश्चिक राशि के ऊपर आपके धन भाव पे इनकी दृष्टि है और साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपके सुख भाव पे इनकी दृष्टि है। तो करना क्या होगा, क्या करना है, तो वृश्चिक राशि के जातकों को सबसे ज्यादा अपने व्यय को नियंत्रित करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो सावधान रहें, किसी को पैसा दे रहे हैं तो सावधान रहें, मित्रता कर रहे हैं तो सावधान रहें, विवाह में जा रहे हैं तो सावधान रहें, मतलब विवाह करने जा रहे हैं तो, इसके साथ साथ निवेश करने जा रहे हैं तो सावधान रहें, आभूषण खरीदने जा रहे हैं तो नुकसान में ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। इसके साथ क्या ध्यान देना होगा कि आपको आपके स्वास्थ्य की चिंता, मतलब पेट कमजोर ना हो, जॉन्डिस ना हो, पीलिया ना हो, कफ जनित बीमारियां ना हो, कफ बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसके साथ मन जो है वो उदासीन ना होने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपके सुख भाव पे उनकी दृष्टि है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना हो, कुछ ऐसा मानवीय धार्मिक कृत्य करना हो, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ना हो, गुरु दीक्षा लेनी हो, घर परिवार में सुख का वातावरण बनाना हो, अनुष्ठान करवाना हो, पंडितों का आगमन कराना हो, ब्राह्मणों को सत्कार के लिए अपने घर पे बुलाना हो, ये सब सारे काम हो सकते हैं। कारोबार रियल एस्टेट का है, जमीन की खरीद बिक्री का है, बना करके घर बना करके बेचने का है, तो ये बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ शहद का काम, ड्राई फ्रूट का काम, सब्जियों का काम, पशुपालन हो जाए, है ना, बहुत ऊंचा पद है, सीईओ हैं कंपनी के, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे पद पे हैं, तो ये काम अच्छा करेगा। मतलब वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, नियमित दिनचर्या का पालन करना है और अपने व्यय पे कंट्रोल करना है। क्या कर सकते हैं, प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और प्रत्येक दिन हनुमत कवच का पाठ, ये प्रत्येक दिन करना चाहिए। साथ ही साथ धातु का दान कर सकते हैं, रत्नों का दान कर सकते हैं, माणिक हो जाए, मूंगा हो जाए, मोती हो जाए, पुखराज हो जाए, ये दान करते रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ शिव जी पे दूध की धारा अर्पित करनी चाहिए, शिव जी को तांबे का नाग अर्पित करना चाहिए। ये मैंने वृश्चिक राशि के लिए बताया है। अब बात करते हैं धनु राशि।
आपकी राशि से सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है, यानी कि आपकी राशि को ये देख रहे हैं और आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि के लाभ पे इनकी दृष्टि जा रही है, आपके एकादशवें भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है, आपके पराक्रम भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है। तो धनु राशि के जातकों के लिए विवाह, दाम्पत्य, परिवार, पड़ोसी, नियमित दिनचर्या और प्रत्येक दिन का जीवन ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके प्रभाव में समझने की वृद्धि हो जाएगी, आप चीजों को समझने लगेंगे, आप व्यवहारिक हो जाएंगे, है ना। क्या नहीं करना है, अव्यवहारिक नहीं होना है, उत्तर बिल्कुल परफेक्ट देना है, अपने चीजों को बार बार एनालाइज करना है, बार बार पढ़ना है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नौकरी का योग बनेगा। व्यापार के लिए एमबीए वगैरह कर रहे हैं, कुछ ऐसा व्यापार, बहुत बड़ा व्यापार करना चाहते हैं तो धनु राशि के लिए अच्छा है। लाभ, विवाह, संतान, दूसरी संतति बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके भाग्य में लाभ बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए भी ये देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में परिवर्तन बड़ा ही लाभ प्राप्त करने वाला है। धन, दाम्पत्य, यश, मान, प्रतिष्ठा, पराक्रम की वृद्धि, ऊंचे पद की वृद्धि, लाभ के योग, व्यापार में मन लगे और बहुत सारा सुख जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाने वाला है। क्या कर सकते हैं? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए और किसी भी तरीके से किसी भी अपरिचित से सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्रा में जेब कतरों से सावधान, गहरे पानी में जाने से सावधान। इसके साथ साथ किसी बाहर के व्यक्ति के कारण आपके मन को कोई नुकसान ना हो, किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसको भूल जाने की कोशिश करिए। ये धनु राशि के जातकों के लिए ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। ये बात है। अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन की। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। आपकी राशि से छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके दशम स्थान पे इनकी दृष्टि है। यहां से मकर राशि के जातकों के लिए आपके व्यय भाव पे इनकी दृष्टि है और आपके धन भाव पे इनकी दृष्टि है। आपकी राशि से छठवें भाव में गोचर के कारण रोग, शत्रु, वैमनस्व, कलह और अशांति ये देते हैं। विवाह को बचाया जाए, पत्नी शत्रु न बने, पार्टनर शत्रु न बने, बेवजह जो सबसे निकटस्थ लोग हैं, जो आपके सबसे निकट हैं, जिनसे आपकी दिन की शुरुआत होती है, उनसे किसी भी प्रकार का कोई कलह न बने। ये पूरे वर्ष ध्यान रखने वाली बात होगी। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये गोचर सामान्यतया आपके व्यय को तो संतुलित करेगा, आपकी समझ बढ़ाएगा, पर आपकी बात लोगों को समझ में नहीं आएगी, या कई बार आपका प्रभाव, आपका व्यक्तित्व सामने वाले को उतना प्रभावित नहीं करेगा। इस वजह से भगवान इसका ध्यान रखना होगा। बाकी मकर राशि के जातकों के लिए वाणी, धन, पैतृक संपत्ति, ज्ञान, सुख, इन सभी चीजों में वृद्धि होगी। लेकिन जहां जहां कमजोरी है, व्यापार चलता रहे पर कलहपूर्ण वातावरण के साथ, है ना, धन आता रहे पर घर में कलह का वातावरण बना रहे, तो ये नहीं हो, इसकी कोशिश करनी होगी। मकर राशि के जातकों के लिए नौकरी वगैरह में काफी हद तक सफलता मिल सकती है। इसके साथ साथ जो कारोबार में निगेटिविटी पहले दिख रही थी, अब वो थोड़ा सामान्यतया ठीक भी हो जाएगी। हालांकि उसमें भी कोई सामान्य ही परिणाम, ज्यादा मजबूत तो नहीं, सामान्य ही देखने को मिल रहे हैं। वृष राशि में थे तो ठीक थे। तो ये मकर राशि की बात है। अब इसमें करना क्या चाहिए? तो प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ है और नित्य प्रति राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, ये मकर राशि के जातकों को निश्चित रूप से करना चाहिए। और शिव जी के मंदिर को धोने का काम और दीपक जलाने का काम, अगर आप इतना ही कर लेते हैं, गारंटी देता हूं आपका बाल बांका नहीं होगा। ये मकर राशि के जातकों के लिए बात है। बात करते हैं कुंभ राशि। आपकी राशि से पंचम घर में युति, पंचम घर में जा रहे हैं, मतलब कुंभ राशि के जातकों के लिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में, वहां से बैठ करके आपके नवम भाव को, वहां से बैठ करके आपके लाभ भाव को, और वहां से बैठ करके आपके ऊपर उनकी दृष्टि जा रही है। कुंभ राशि पर उनकी दृष्टि जा रही है। तो विवाह, दाम्पत्य, व्यापार, संतान, प्रमोशन, इसके साथ साथ आपकी दिनचर्या, आपके पड़ोसी, आपका व्यय, आपका लाभ, आपका पराक्रम, ये सब संतुलित करने की पूरी कोशिश करेंगे। विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाएगा, संतति नहीं हो रही है तो संतति हो जाएगी, प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उच्च पद, उच्च शिक्षा, विदेश गमन, विदेश यात्रा, बहुत सारे सुखों की प्राप्ति, ये कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मीन राशि। क्या कर सकते हैं कुंभ राशि के जातक? तो प्रत्येक दिन अगर हो सके तो सुंदरकांड के 1 पेज का पाठ होता रहे, रामचरितमानस का 1 पेज प्रत्येक दिन पढ़ा जाए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो गंगा जी की स्तुति नित्य प्रति की जाए। क्या करना है? गंगा जी की स्तुति नित्य प्रति करना है। और पूरे वर्ष अगर हो सके तो नहाने के जल में
तीर्थ का जल पहले डाल लें, उसके बाद सामान्य जल डाल करके उससे स्नान करें। ऐसा मैंने कुंभ राशि के लिए और कुंभ लग्न के लिए कहा है। अंतिम राशि बचती है मीन राशि। आपकी राशि से चौथे घर में गोचर है, जहां से बैठ करके आपके नवम भाव पे उनकी दृष्टि है, मतलब सातवें आठवें भाव पे उनकी दृष्टि है। यहां से बैठ करके वो आपके दशम स्थान पे उनकी दृष्टि है, और साथ ही साथ मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से बैठ करके आपके व्यय पे उनका पूर्णतया नियंत्रण है, तो व्यय सही हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर देखें तो आपकी राशि से चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति का गोचर घर में प्रायः कलह का वातावरण भी बनाता है, मन को पेंडुलम की भांति बीच में कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो आपकी राशि से आपके रोगों की वृद्धि करने वाले भी हो सकते हैं, तो रोग पे नियंत्रण रखना होगा, मन को शांत रखना होगा, अव्यवहारिक नहीं होना होगा। जितना ज्यादा हो सके अपने परिवार में कलहपूर्ण वातावरण को शांत करने के लिए घर में थोड़े से अनुष्ठान और ब्राह्मणों का आगमन होता रहे। देवी सूक्त, देवी पूजा, देवी जी की आराधना, ये सब होती रहे। इसके साथ साथ अगर हो सके तो नित्य प्रति गंगा जल का सेवन होता रहे, मन शांत रहेगा। इसके साथ साथ अगर हो सके तो दान पुण्य, पूजा पाठ, गाय की सेवा, गाय को हरा चारा, ये सब खिलाते रहें। क्या नहीं करना है? कलहपूर्ण वातावरण नहीं बनाना है, निद्रा अच्छी लेनी है, प्राणायाम करना है, जितना ज्यादा हो सके अपने स्वास्थ्य पे फोकस करने की आवश्यकता है। यहां मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति बैठ करके आपके अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है, तुला की। इस वजह से कफ जनित बीमारियों के बढ़ने की आशंका हो सकती है। यहां से बैठ करके आपके दशम स्थान पे उनकी दृष्टि जा रही है, इस वजह से प्रमोशन, नौकरी, पद वृद्धि, नौकरी लगना और अच्छे लोगों से मैत्री होना, राजनीति में लाभ मिलना, ये सब देवगुरु बृहस्पति करवा सकते हैं। आपकी राशि के 12वें भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है, जो आपका व्यय, विवाह और कई बार आपको ऋण से बाहर निकालना, इन सभी चीजों में उनको लाभ मिल सकती है। क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा प्रत्येक दिन अगर हो सके तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस, है ना, इसके साथ साथ गीत गोविंद, है ना, विनय पत्रिका, इन सभी चीजों का पठन पाठन मीन राशि के जातकों को भी करना चाहिए। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस गुरु राशि परिवर्तन के ऊपर केंद्रित कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।